हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। 2023 में पार्ट 3 का एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं और यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री पेपर नंबर 6 के लिए आज की क्लास में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस। अगर आपने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं बताया हूं सारे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, उसके बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आइए बात करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट में आज क्या क्या करने वाले हैं। तो सभी प्रैक्टिस सेट की तरह 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इंपोर्टेंट फैक्ट करने वाले हैं और साथ में दोस्तों एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार बस इन मेहनत के लिए आपका बस एक ही काम है कि आप लोग फटाफट से शेयर कर दो। जितने भी स्टूडेंट आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं सभी के पास शेयर कर दो ताकि सबको इस क्लास की जानकारी मिल सके। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके अपनी हाजिरी बना लेना। आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ। मेरे भाई गिरिया का युद्ध जो हुआ था ये 1740 ईस्वी में हुआ था। फिर यहां से क्वेश्चंस बन जाता है कि किसके किसके बीच हुआ था। तो आप याद रखोगे सरफराज और मुर्शीद कुली खां के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सरफराज और मुर्शीद कुली खां के बीच हुआ था। अब यहां पर एक और क्वेश्चंस बन सकता है कि इस युद्ध में जो है गिरिया के युद्ध में किसकी विजय होती है। तो मुर्शीद कुली खां इस युद्ध को जीत जाता है, ठीक है। और इसी युद्ध में जीतने के बाद ये कहां के नवाब बनते हैं मेरे भाई? बंगाल के नवाब बनते हैं। कहां के नवाब बनते हैं? बंगाल के नवाब बन जाते हैं। और फिर देखिए यहां पर एक और क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वह क्वेश्चंस क्या है? मुर्शीद कुली खां के दामाद का नाम क्या है? आपको मैंने ये क्वेश्चंस करवाया है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बंगाल की राजधानी का सही क्रम क्या है। इसमें जो देख रहे हैं आप बंगाल की राजधानी का क्रम दिया गया है, इसमें कौन सा क्रम सही है? तो आपको याद रखना है ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ठीक है। पहले राजधानी कहां थी? ढाका थी, पहली राजधानी ढाका। इसके बाद जो है कहां बनी? मुर्शिदाबाद बनी। कहां बनी? मुर्शिदाबाद। फिर देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद जो है अपनी राजधानी किसने बनाई? बंगाल के किस नवाब ने? तो आपको याद रखना है मुर्शिदाबाद है यानी कि मुर्शीद कुली खां। क्या है? मुर्शीद कुली खां के द्वारा जो है बंगाल की राजधानी कहां बनाई गई? ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई गई। फिर एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर किस क्या कहते हैं नवाबों ने बनाया? बंगाल के नवाबों ने। तो आपको याद रखना है मीर कासिम ने। किसने बनाया? मीर कासिम, जिसके द्वारा बंगाल का जो राजधानी है वह मुर्शिदाबाद से कहां बना दिया गया? मुंगेर बनाया गया, ठीक है मेरे भाई। चलो इसके बाद आगे बढ़। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहगामी भोजनालय किसने स्थापित किया? निःशुल्क सहगामी भोजनालय जो है गुरु का लंगर नाम से यह किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है गुरु नानक के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुरु नानक के द्वारा, जो कि क्या है मेरे भाई? आपको याद रखना है गुरु नानक को क्या कहा जाता है? सिखों का, किसका? सिखों का प्रथम गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिखों का प्रथम गुरु। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? तो कहोगे गुरु नानक। या फिर कह लिया जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है तो आप क्या कहोगे मेरे भाई? गुरु नानक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन स्टार लगाइए, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? कर्जन ने, वेटिंग ने, इसके बाद कैनिन ने या फिर कॉर्नवालिस ने? तो आपको याद रखना है ठगी प्रथा जो है, इस ठगी प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया। अब यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस ठगी प्रथा को समाप्त कब किया गया? तो आपको याद रखना है 1830 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1830 ईस्वी में। फिर यदि पूछ लिया जाए कि वेटिंग ने किसकी सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया? तो आपको याद रखना है कर्नल स्लीमैन के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? कर्नल स्लीमैन के द्वारा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे? नोट करके जरूर याद कर लोगे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन कब भारत आया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। साइमन कमीशन जो है बहन भाई यह कब भारत आता है? 1928 ईस्वी में आता है। अगर डेट पूछ लूं मैं आपसे किस डेट को आता है तो क्या बताओगे? 3 फरवरी 1928 को आता है। कब आता है? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। भारत में कहां पर आता है? तो मुंबई में आता है। कहां पर? भारत में मुंबई में आता है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट याद रखोगे। फिर यहां से पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन जिस समय भारत आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था? आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन। कौन था मेरे भाई? लॉर्ड इरविन, जो कि भारत का वाइसराय था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपको कंफ्यूजन कैसे होगा। यहां पर क्वेश्चन क्या कहा है कि भारतीय गवर्नर जनरल, कहने का मतलब ये जो गवर्नर जनरल होगा वह भारत के निवासी होंगे। वह कौन था, तो याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ठीक है, लेकिन यहीं पर यदि पूछ लिया जाए आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो मेरे भाई आपको याद रखना है माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन को भी, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो आपको याद रखना है रामचंद्र पांडुरंग जो है यह तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। फिर यहां से क्वेश्चंस बन जाता है कि तात्या टोपे को जो है यह अंग्रेजों के द्वारा फांसी कब दी जाती है। तो आपको याद रखना है 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी जाती है। कहां पर दी जाती है, तो आपको याद रखना है शिवपुरी में दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है, शिवपुरी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिज़रायली ने कहा क्या कि 1857 की जो सैनिक विद्रोह थी वह कौन सा विद्रोह के नाम से जाना गया, वह कौन सा विद्रोह इसने बताया, तो राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से इसे संबोधित किया। फिर यदि मैं पूछ लूं आपसे कि 1857 की क्रांति को, ठीक है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता क्रांति जो है यह किसके द्वारा कहा गया, तो मेरे भाई आपको याद रखना है बीडी सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को क्या कहा गया है, तो प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के नाम से जाना गया है। यहीं पर देखिए एक और नाम है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने इस 1857 की क्रांति को क्या कहा था, तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। क्या कहा था, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। किसने, तो टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़िएगा। देखो 9वां क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई। तो आपको याद रखना है कोलकाता अधिवेशन में। और यह अधिवेशन कब होता है, तो मेरे भाई 1906 में होता है। कब होता है, 1906 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की जाती है। किसकी मांग प्रस्तुत की जाती है, स्वराज की मांग प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वह कौन था, तो मेरे भाई आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता करी गई थी। आगे देखिए जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे हर क्लासेस की तरह। क्वेश्चंस कहता है धन पलायन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। मैंने इससे पहले आपको बताया था एक क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना हमें कि धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। चलिए हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। धन पलायन का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया मेरे भाई, तो ये भी किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर यदि पूछ लिया जाए आपसे कि दादा भाई नौरोजी ने धन पलायन के सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है, तो आपको याद रखना है किस पुस्तक में, पॉवर्टी, नोट कीजिए पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया। ठीक है, याद रखोगे क्या है पुस्तक का नाम, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक में धन पलायन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद देखिए यहां पर जो है एक और नाम आपको दिख रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाता है मेरे भाई। जैसे कि पूछ लिया जाता है एक क्या कहते हैं इसका प्रसिद्ध उपन्यास है, वह उपन्यास क्या है, तो इसका उपन्यास है एक आनंद मठ। कौन सा मठ है मेरे भाई, आनंद मठ है। यदि मैं पूछ लूं आपसे कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या कहते हैं किस विद्रोह का वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है सन्यासी विद्रोह का। किस विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का किसमें वर्णन किया गया है, आनंद मठ में वर्णन किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखो क्या है, स्टार लगाओ क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस जो है 2017, 2019 और 2021 में पूछा गया है। मैं यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं विगत वर्षों में पूछा गया है, और मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए यूनिवर्सिटी जो है हर 2 साल के बाद क्वेश्चंस को सेम हूबहू रिपीट करती आ रही है। तो आपको क्या करना है, आज के इस क्लासेस में जो क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का संक्षेप में एक निबंध लिखिए।
ये जो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन है मेरे भाई, यह किससे संबंधित है? तो यह है बंगाल विभाजन से संबंधित। किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से संबंधित है। आइए हम इस पर निबंध लिखेंगे। सबसे पहले तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो प्रारंभ में क्या था? प्रारंभिक उदारवादी तर्ज पर प्रेस अभियानों और याचिकाओं के माध्यम से विभाजन का विरोध किया जाता था। ठीक है, हालांकि क्या हुआ, तो जल्द ही इन तरीकों को स्पष्ट विफलता के नए तकनीकों की खोज की गई और इसके परिणाम स्वरूप एक प्रभावी हथियार के रूप में ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार की खोज हुई। विरोध और प्रतिरोध के एक नए तरीके स्वदेशी द्वारा बहिष्कार की सराहना की गई। स्वदेशी शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है? अपना देश। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया? अपना देश। और इसका तात्पर्य है कि लोगों को देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। इसके माध्यम से ये चीजें बताई गई। किसके माध्यम से? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के माध्यम से। आइए महत्व को देखते हैं। तो सबसे पहला महत्व जो है आपका, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आंदोलन को इससे क्या मिली? ताकत मिली। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको आंतरिक शक्ति कब मिलती है? जब आप कोई चीज खुद से करना सीख जाते हो, खुद से करना शुरू कर देते हो, तो आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। तो स्वाभाविक बात है कि इस आंदोलन का जो मोटो था, वह मोटो ही था कि हम जो भी चीज अपनाएंगे वह स्वदेशी अपनाएंगे। और जैसे ही स्वदेशी अपनाने की बात कही गई तो राष्ट्रीय आंदोलन को इससे क्या मिला? ताकत मिला। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? तो देसी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई देखो अगला पॉइंट्स क्या है? तो अगला पॉइंट्स है कि संस्कृति के लिए क्या हुआ? तो प्रोत्साहन मिला। इसके बाद शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहन मिला। अब आगे देखो, जो कि आखिरी पॉइंट में आपको क्या नोट डाउन करना है, वह है कि लोगों का बलिदान और विरोध का एक नया तरीका मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 पॉइंट्स क्या करने हैं आपके पेपर में। जब भी ये क्वेश्चंस आए आपको इसके आंसर के रूप में लिखना है। जैसे जैसे मैंने यहां पर लिखा है बस हूबहू आपको क्या करना है? तो कॉपी कर देना है आपके एग्जाम में जाकर। मैं गारंटी देता हूं 80% मार्क की मेरे भाई, इससे कम आपको नंबर नहीं आएंगे। ये क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्यारा सा एक कॉमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लासेस आपको कैसी लगी। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैं इसमें और भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। आपके कॉमेंट का रहेगा इंतजार। बाकी अगर आप लोगों से एक छोटा सा काम करने को जरूर कहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना। और अभी तक जो है मेरे भाई ये पेपर नंबर 6 खत्म हो गया। आप लोगों का टारगेट जो है 5K का ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 5K का टारगेट जल्दी से कंप्लीट कराओ। बहुत ही तहलका मचने वाली है, इसलिए चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।